बहुत प्रभावी वक्तव्य आपने सुना और बहुत ही शालीनता और गरिमापूर्ण सौम्यता लिए हुए जिनका व्यक्तित्व है और आर्य जगत को जिनकी ग्रंथों के माध्यम से बहुत बड़ी देन है, ऐसे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी हमेशा ऊर्जा से, उत्साह से, कर्मठता से भरे हुए हमारे मंत्री श्री कन्हैयालाल जी आर्य, तेने तख्ती ने भुंजी था माँ हृदय किससे सुधे हम वेद के इस वाक्य को चरितार्थ कर रहे हैं सही मायने में, ऐसे ठाकुर विक्रम सिंह जी साहब। अभी भी आपने दो उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करते हुए देखा, ऐसे श्री नोवाल जी जो प्रतिवर्ष उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करके और उनको पुरस्कृत करते हैं। जो वेद का मंत्र है, स्वेन क्रतुना वेदित अपनी कर्म से बोले वाणी से नहीं, ऐसे श्री जय सिंह जी गहलोत साहब यहाँ विराजमान हैं। सत्यनिष्ठ जी गुरुकुल के आचार्य भी वास्तव में जो सत्य को अपने जीवन, समय इतना नहीं है कि मैं विस्तार से चर्चा कर पाऊँ, किंतु कुछ थोड़ा बहुत संविधान के बारे में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व में इतना दूसरा संविधान इससे बड़ा नहीं है। संविधान सभा जो बनी थी उसके सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और संविधान की जो प्रारूप समिति कुछ सदस्यों की बनी थी उसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नियुक्त किए गए, जो कि मनुस्मृति के आलोचक थे एक तरह से। और इस समिति ने, जो संविधान निर्माता समिति है, उन्होंने 26 अक्टूबर 48 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। 15/11/48 से लेकर 17 अगस्त 49 के बीच में पर्याप्त इस संविधान निर्माता सभा ने संविधान दिया था, उस पर चिंतन हुआ, और 16/11/49 को उसका दूसरा वाचन हुआ और बाद में फिर तीसरा वाचन हुआ। और जब 22 भाग 7 अनुसूचियों और 395 अनुच्छेदों के साथ जब भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, मिति माघ शीर्ष शुक्ला सप्तमी को, तब ये विचार किया गया कि किस स्थिति से इसे भारत में लागू किया जाए। पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात 26 जनवरी 50 से इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थिति समझी गई, और ये संविधान जो था वो भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। ये हमारा सबका सौभाग्य है कि हम आज स्वतंत्र हैं और अपने संविधान के अनुसार शासित हैं। हमारी भाषा, हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और सब कुछ देश के उन्मुक्त वातावरण में श्वास ले रही हैं, और हम सबसे पहले नतमस्तक हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों तथा विधिवेत्ताओं के प्रति जिनके दर्शन और कृतित्व को प्रमाणित करता हुआ है हमारा संविधान विश्व ज्ञानकोश की एक अमूल्य निधि भी है। हमारा संविधान संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में सुंदर समन्वय स्थापित करने का एक अद्वितीय प्रयास है, और साथ ही संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा भी अनुपम और प्रासंगिक। संविधान केवल एक व्यवस्था तंत्र नहीं है, राष्ट्र की आत्मा का प्रतिबिंब है। संविधान की आत्मा भारतीय समाज, संस्कृति और ऐतिहासिक अनुभवों से गहराई से जुड़ी है। इस दिन भारत के लोगों ने स्वयं को संविधान समर्पित किया और ये कहा कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाएंगे और विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। भारतीय संविधान जो आज का विषय है, यह न तो पूरी तरह से भारतीय है और न ही अभारतीय। संविधान निर्माताओं ने विश्व से, जैसा भी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने बताया, कि विभिन्न देशों से श्रेष्ठ संवैधानिक प्रावधानों को अपनाया, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली, कैबिनेट प्रणाली ली, कानून का शासन लिया। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए, न्यायिक पुनरावलोकन का लिया, राष्ट्रपति और अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो। कनाडा से हमने संघीय ढांचा लिया परंतु केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान की। आयरलैंड से हमने निर्देशक सिद्धांत लिए। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श जो हमारे प्रीएम्बल में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, और सोवियत संघ से हमने समाजवादी दृष्टिकोण और मौलिक कर्तव्य लिए। इस प्रकार और भी बहुत सारे देशों से हमने बहुत कुछ लिया। हमारा संविधान की जो संरचना है वो विश्व की सर्वोच्च संवैधानिक परंपराओं का समावेश है। यह भारतीय परिस्थितियों की आत्मा और विश्व के श्रेष्ठ अनुभवों का संगम है। यही कारण है कि आज जो संविधान है वो भारत की विविधता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की गारंटी बना हुआ है।
इसकी सबसे बड़ी शक्ति इसका लचीलापन है, चाहे संविधान संशोधनों से हो, चाहे नए निर्णयों से हो, जिसके कारण यह समाज के साथ बदलता रहा है, समय के साथ जीवंत बना हुआ है। यह संविधान भारतीय और अभारतीय दोनों का एक मिश्रण है। ये भारतीय ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में गढ़ा गया है। साथ ही इसमें अनेक विदेशी संविधानों और परंपराओं से लिए गए प्रावधान भी समाविष्ट हैं। भारत का संविधान एक दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है क्योंकि इसमें सत्ता का केंद्र मतदाता है। इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्य जो भारतीय दर्शन, उपनिषदों, विभिन्न धर्मों और महापुरुषों के विचारों से प्रेरित हैं। इसके जो निर्देशक सिद्धांत हैं वो गांधी जी के ग्राम स्वराज, सामाजिक न्याय, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित हैं। और पश्चिम की तरह ये सही है कि हमने धर्म से अलगाव नहीं बल्कि राज्य और धर्म का पूर्ण अलगाव हमारे संविधान में अवश्य प्रावधानित किया है। भारत में इसका अर्थ सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सकारात्मक सहअस्तित्व है। जाति आधारित असमानताओं जो उस समय विद्यमान थी, जो परिस्थितियां थीं, इसके लिए विशेष प्रावधान वहाँ किए गए जो भारत की तात्कालिक सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप थे या उससे उपजे। लोकतंत्र की जड़ें भी जो भारतीय ग्राम पंचायत और गणराज्य की प्राचीन परंपराओं से मिलती हुई हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26/11/49 को कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा गया है वे यदि खराब निकले तो निश्चित ही संविधान खराब होगा। यदि संविधान खराब भी है और अमल में लाने वाले व्यक्ति अच्छे हैं तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा। चुनकर आए व्यक्ति योग्य व चरित्रवान हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। जो संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने भी इसी तरह के विचार अपने व्यक्त किए थे। और महर्षि दयानंद द्वारा जो स्थापित आर्य समाज 19वीं सदी में, उसने जो भारतीय समाज में जागृति एवं सुधार का कार्य किया था, तो हमारे संविधान के सिद्धांतों ने जो भारतीय चेतना, स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान की संरचना पर गहरा प्रभाव डाला, ऐसा मैं मानता हूँ। आर्य समाज के सिद्धांत के सब मनुष्य समान हैं संविधान के अनुच्छेद 14 से 17 में प्रावधानित है। इसके द्वारा समानता, भेदभाव, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। स्त्री पुरुष के समान अधिकार हैं, ये हमारे अनुच्छेद 15 व 16 में प्रावधानित है, जहाँ लिंग आधारित भेदभाव का पूर्ण निषेध है। सबको शिक्षा का अधिकार हो, यह प्रावधान अनुच्छेद 21(1) में जोड़कर काफी हद तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तर्क व विचार की स्वतंत्रता को संविधान के अनुच्छेद 25 से 26 में जोड़ा गया, जहां धर्म और अंतरात्मा की स्वतंत्रता पर बल दिया गया। राष्ट्र प्रेम व स्वराज्य को संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है और कर्तव्य पालन को धर्म मानना मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है और जहां की नागरिक दायित्वों पर बल दिया गया है। यह सही है कि आर्य समाज के कई सिद्धांतों का पालन संविधान में नहीं हुआ। यथा वेदों की सर्वोच्चता है, उसका पालन नहीं हुआ। संविधान में धर्मनिरपेक्षता को आधार बना लिया गया है, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को सर्वोच्च नहीं माना गया है। वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना भी नहीं की गई है क्योंकि संविधान किसी धर्म का प्रतिपादन या प्रचार नहीं करता। मांसाहार को, मद्यपान को, मद्य निषेध को, इस पर राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। कुछ राज्यों में मद्यपान निषेध का कानून अवश्य है। जाति का जो धार्मिक आधार पर उन्मूलन है, वो सामाजिक समानता तो हमने दी किंतु धार्मिक पुनर्व्यवस्था नहीं है। समाज का आधार धर्म हो, यह भी संविधान में नहीं है। संविधान का आधार ही कानून और लोकतंत्र है। पुनर्जन्म, कर्म फल जैसी धार्मिक अवधारणाओं को स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि संविधान आध्यात्मिक विषयों पर कोई भी मत नहीं रखता है और इस दृष्टि से मौन है। आर्य समाज ने भारतीय समाज को समानता दी, शिक्षा दी, नारी सम्मान और सत्यनिष्ठा का मार्ग दिखाया। और संविधान में मैं देखता हूँ कि इन्हीं मूल्यों को कानूनी और प्रशासनिक रूप दिया गया, किंतु संविधान ने धर्म और राज्य को अलग रखते हुए वैदिक या धार्मिक सिद्धांतों को अपनाने से निश्चित ही परहेज किया है, जो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। आर्य समाज ने भारत को नैतिक शिक्षा दी, संविधान ने इसी दिशा को राजनीतिक व सामाजिक आधार दिया। दोनों का लक्ष्य एक ही है कि न्याय, समानता और एक सशक्त भारत का निर्माण। आज भी संविधान ही वह आधार है जो सत्ता के मनमाने प्रयोग को रोकता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। जाति, धर्म, भाषा और प्रांतीय भिन्नताओं के बावजूद हमें एक राष्ट्र के रूप में जोड़ता है। सामाजिक न्याय, आरक्षण और कल्याणकारी राज्य की भांति आज भी गरीबों और वंचितों के उत्थान का ये माध्यम है। वंचित वर्गों को सशक्त बनाने में संविधान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है
और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार आज भी नागरिकों का सुरक्षा कवच है। अपनी अभिरुचि के अनुसार आप व्यवसाय करने को स्वतंत्र हैं। अपनी चल अचल संपत्ति पर समान रूप से सबको अधिकार प्राप्त है। न कोई छूत है न कोई अछूत है। किसी भी व्यक्ति को अछूत पुकारने वाले व्यक्ति को वैधानिक रूप से दंड का भागी होना होगा। 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का प्रयोग सभी को प्राप्त है। भारतीय संविधान में ये जरूर है, बहुत सारी कमियां हैं। जैसे धर्मनिरपेक्ष शब्द हमारे 42वां संशोधन अधिनियम जब 1976 में इमरजेंसी लगी थी, उस समय 3(1)77 से लागू किया गया, और जबकि अनुच्छेद 25 से 30 पहले से विद्यमान थे, इस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ने की आवश्यकता कतई नहीं थी। पर हमारे संविधान की विशेषता है कि आपातकाल के समय भी देशवासियों ने संविधान को लेकर एक धैर्य का परिचय दिया, और जब भी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हुई तब अधिनायकवाद को एक तरह से पटकनी दी गई। और हमारा संविधान जो है वो ये बताता है कि झंझावातों के प्रतिकूलताओं के बावजूद भी ये जीवित रहा है। कई कमियां हमारे संविधान में व्यवहार रूप में प्रभाव में हैं। 14(9)49 को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृति मिली। अनुच्छेद 343 हमारा कहता है कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष पश्चात हिंदी देश की राजभाषा होगी, और 15 वर्ष की बाद अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किन्हीं उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जो कि विधि द्वारा विनिर्दिष्ट हैं, किंतु बिना इस प्रक्रिया के अंग्रेजी आज भी राजभाषा बनी हुई है। समान नागरिक संहिता को व्यवहार में लाने के संबंध में नीति निर्देशक तत्वों का जो अनुच्छेद 44 है वो बाध्यकारी है, जिसे लागू करने का दायित्व सरकार पर है। हमने धर्मनिरपेक्षता का ढिंढोरा तो पीट दिया, किंतु सांप्रदायिकता को हम नहीं छोड़ा। हमने अमेरिका, इंग्लैंड, कई यूरोपियन देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कई मुस्लिम देश भी हैं जहाँ की शादी, उत्तराधिकार आदि के कानून सभी नागरिकों के लिए समान है, किंतु हम धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हुए भी शरीयत को बिना समझे इसे लागू किए हुए हैं, क्योंकि मुस्लिम भाई शरीयत, जिसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ से बोलते हैं, से ही नियंत्रित होने में विश्वास करते हैं। अब उनसे पूछें कि चोरी के अपराध में शरीयत को मानने वाले सजा के लिए शरीयत के तहत निर्धारित सजा की क्यों मांग नहीं करते हैं। वो समान नागरिक संहिता के लागू न होने से आज 4 विवाहों की कुप्रथा विद्यमान है। विवाह विच्छेद होने पर भी स्त्री को पुरुष की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है। गोद का अधिकार भी वर्जित है। तो हमने इस दिशा में संविधान के उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का, और यहाँ तक कि जो संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष थे उनके भी जो और अधिक कई विधिवेत्ताओं ने अपने विचार इसमें व्यक्त किए हैं, उनकी बातों पर हमने ध्यान नहीं दिया। अनुच्छेद 330 से 32 में आरक्षण के उपबंध हैं, और अनुच्छेद 334 स्पष्ट रूप से कहता है कि 10 वर्ष के बाद आरक्षण प्रभावी नहीं रहेगा। किंतु इसके बावजूद हमने बारंबार इसमें संशोधन कर मानो इसको स्थायी बना दिया है। हम आरक्षण के चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस चुके हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई शर्तें लगाई, किंतु हम संविधान संशोधन करके उनको मानने को तैयार नहीं है, जबकि आरक्षण को जारी रखना विधि विरुद्ध है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 31 के विरुद्ध है। संविधान के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि राज्य शराबबंदी लागू करेगी, किंतु हम कल्याणकारी राज्य को मादक पदार्थों की आय से चला रहे हैं। संविधान कहता है कि देश धर्मनिरपेक्ष है, जहाँ जाति, धर्म एवं रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, किंतु चुनाव जातिवाद व धर्म के नाम पर लड़े जा रहे हैं। संविधान कहता है कि नागरिकों का कर्तव्य है कि वे हिंसा से दूर रहें और प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखें, किंतु प्रत्येक राजनीतिक आंदोलन हिंसा पर आधारित है। तोड़फोड़ और आगजनी मामूली बात है। मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। कत्ल खाने एवं मांसाहार को निरुत्साहित करने हेतु भी समुचित प्रयास हमारे यहाँ पर नहीं हुए हैं। पंचायत चुनाव में तो हमने एक आवश्यक योग्यता रख दी है चुनाव लड़ने वालों के लिए, किंतु संसद व असेंबली चुनाव में न्यूनतम योग्यता भी निर्धारित नहीं की है। 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार हम आज तक नहीं दे सके हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा प्रावधान है। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, किंतु उसकी क्या स्थिति है आप सब उससे अवगत हैं। इसलिए आज राजनीति में धर्म, धनबल, जातिवाद और ध्रुवीकरण बहुत बढ़ गया है। जनप्रतिनिधियों के आचरण में और जवाबदेही पर कठोर प्रावधानों की आवश्यकता है। एक राष्ट्र और एक चुनाव को व्यवहार में लागू करना होगा। राजनीतिक दलों में जवाबदेही, आंतरिक लोकतंत्र और विशेष रूप से चंदा प्रणाली व चंदा फंडिंग, जिससे कि सारे समस्याएं पैदा होती हैं और भ्रष्टाचार की, जिससे कि हम और उन्मुख होते हैं हमारा राष्ट्र भ्रष्टाचार की ओर,
वो सबसे पहले संविधान की भावनाओं को हम जब तक इसको ख़त्म नहीं करेंगे तब तक संविधान की भावनाओं को मजबूत नहीं कर पाएंगे। न्याय प्रणाली को हम तेज करें, सुलभ करें, अकाउंटेबल करें, तकनीक आधारित बनाने के लिए कुछ सुधार, कुछ बहुत सारे विस्तृत विषय, इस पर बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है, किंतु संवैधानिक ढांचे में भी कुछ पुनर्विचार आवश्यक है। जजेस का जो नियुक्ति सिस्टम हो वो भी ऐसा हो जो पारदर्शी हो, स्वतंत्र हो, न न्यायपालिका का वर्चस्व हो और न कार्यपालिका का वर्चस्व हो। और अब जो AI आ गया है और संविधान में डेटा सुरक्षा के बारे में, पर्यावरण संकट के बारे में संविधान में समुचित प्रावधान नहीं है, तो संशोधन के माध्यम से डिजिटल अधिकारों और पर्यावरण अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल करने पर विचार होना चाहिए। और संविधान केवल सरकार के लिए नहीं, नागरिकों के आचरण के लिए भी मार्गदर्शक है। शिक्षा में संवैधानिक मूल्यों को और गहराई से शामिल किया जाना चाहिए और विशेष रूप से वैदिक मूल्यों का समावेश होना ही चाहिए। नागरिकों में संविधानों के मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना समय की मांग है। जो अंधविश्वास है हमारे यहाँ, भूत प्रेत डाकन जैसी प्रथाएं हैं, मानव जाति के लिए कलंक हैं और स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हैं, इन पर मूल कर्तव्यों के आधार पर कानून बनाया जाना चाहिए। अंधविश्वास है, धर्मांधता है, अनावश्यक कर्मकांड जो प्रचलित हैं हमारे देश में, उनको समाप्त करने के लिए भी विधिक प्रावधान आवश्यक हैं। और डिजिटल टाइम जो आ गया है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निष्ठा और समानता जैसे अधिकारों की रक्षा भी पहले से अधिक आवश्यक हो गई है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि यदि संविधान सही प्रकार से लागू किया जाए, क्योंकि आप कोई भी संविधान बना लेंगे, लोग अगर चरित्रवान नहीं होंगे, योग्य नहीं होंगे और साहसी नहीं होंगे तो वो संविधान एक महज कल्पना ही बनकर रह जाएगा। तो ये जो संविधान है वो अभी भी एक जीवन दस्तावेज है जिसका समय के साथ बदलना और समाज की आवश्यकता के अनुरूप ढलना, इसमें जो भी अभी संशोधन है वो अवश्य किए जाने चाहिए वैदिक परंपराओं के अनुसरण में। और आज भी संविधान की आत्मा उतनी ही हमारे यहाँ प्रासंगिक है जितनी वर्ष 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब थी, पर इसे नई चुनौतियों के अनुरूप आधुनिक व्याख्या की और व्यवहार की आवश्यकता है। संविधान में वांछित संशोधन अवश्य हो, किंतु मेरा यह मत है कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन या नया संविधान बनाना न तो संभव है और नहीं अपेक्षित प्रतीत होता है। संविधान में बहुत अधिक बदलाव की आवश्यकता नहीं है, किंतु संविधान की भावना का हमारे आचरण व व्यवहार में लाना तथा इसको राजनीति और शासन में से सच्चे अर्थों में लागू करना समय की मांग है। और सबसे बड़ी बात है कि हम सब में राष्ट्रवाद भरे ऐसे संविधान में प्रावधान होने चाहिए। अधिक समय में भी नहीं लूँगा, आप काफ़ी बहुत समय से बैठे हैं। मैं अंत में राष्ट्र कवि मैथ्यूसन गुप्त की 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो, उद्योग का उन्माद हो, आलस्य अघ का नाश हो, सुख और दुख में एक सा सब भाइयों का भाग हो, अंतःकरण में गूंजता बस राष्ट्रीयता का राग हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।